हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। हम लोगों ने इसके पहले स्पर्श संघर्षी व्यंजन यहाँ तक चर्चा कर लिया है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में बताया था कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्पर्श का समय अधिक रहता है, जिससे ध्वनि संघर्षी हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा देर तक आप जो है अपने मुख में किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो अगर उस उच्चारण का समय ज़्यादा लगेगा तो ध्वनि अपने आप ही संघर्षी हो जाएगी। तो संघर्षी हो जाती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे चा, छा, जा और झा। इसके अंतर्गत हमने आपको पहले ही बता रखा है कि या को शामिल नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के हम कहें कि चा वर्ग के जो सभी व्यंजन हैं या को छोड़ करके वो क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अच्छा, आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइएगा, नासिक के व्यंजन। भाइयों, हम तो यही कहेंगे कि आप जो है वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाएं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपकी बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हों वो कष्ट करके पीछे से लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस प्रकार से करते हुए आएँ, उसके बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ बीच से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमको और भी बल मिले। तो नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़े से निकलती हुई नासिका तक जाती है। देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़े से निकलती हुई नासिका के द्वारा बाहर निकलती है उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब सवाल ये है कि नासिक के व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि इन्हीं नासिक के व्यंजन को पंचमाक्षर भी कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम लोग देखें तो जितने भी वर्ग हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसके अलावा ता और पा वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वही नासिक के व्यंजन है। तो उसी नासिक के व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? पंचमाक्षर, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का ये 5वां अक्षर है। ठीक है, जैसे अंगा, या, अणा, न, म, ये हो गया। ठीक है, तो नासिक के व्यंजन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला व्यंजन है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक पहले पार्श्विक के बारे में समझते हैं। ये जो पार्श्विक है ना, पार्श्विक शब्द की रचना पार्श्व शब्द में एक प्रत्यय लगने से हुई है। पार्श्व का मतलब होता है किनारे या बगल। तो इस पार्श्व में एक शब्द लगा है जिससे पार्श्विक शब्द बना है। तो इसके बारे में देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठती है, यानी कि जीभ ऊपर उठती है, तथा दोनों पार्श्व माने किनारे या बगल से, तथा दोनों पार्श्व से वायु बाहर निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत एक ही व्यंजन आता है, वो भी कौन है भाई? ला। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत केवल और केवल ला को शामिल किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। तो और आगे बढ़ते हैं। अगला है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा लुढ़क कर चलती है या बेलन की तरह गोल हो जाती है, उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा, अगर रा का उच्चारण करेंगे रा, तो रा का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है ना, बेलन की तरह गोल हो जाती है, यानी कि लुढ़क कर चलती है, इसलिए इस रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। अगला है वत्स व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करे उसे वत्स व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, आप खुद उच्चारण करके देखिए, ला, रा, सा, न, ज। देखिए ये क्या, ऊपरी मसूड़े को इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, ऊपरी मसूड़े को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसमें वत्स व्यंजन कहते हैं। तो इसको याद कर लेना है कि वत्स व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है? रा, पहले ला, रा, सा, न और जा आता है। ठीक है, अगली हेडिंग है, हमारी जो अगली हेडिंग है उसको कहते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वर किसे कहते हैं भाई? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु स्वरों की भांति बीच से निकलती है
उस समय निकलने वाली ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती है। ठीक है, उस समय निकलने वाली जो आपकी ध्वनि है उसको अर्ध स्वर कहते हैं। अब सवाल यह है कि अर्ध स्वर के अंतर्गत आते कौन हैं, तो या और व आता है। इसमें नोट बना के कुछ लिखा गया है, इन्हीं अर्ध स्वरों को संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्ध स्वर का दूसरा नाम क्या है भाई, संघर्षहीन व्यंजन। ये देखिए, ठीक है, इसके अंतर्गत या और व आते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन में बांटा गया है। तो ये पूरा आपका वर्णमाला का ओवरऑल डायग्राम आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें जो स्वर है, स्वर में अगर स्वर की बात करें तो स्वर में केवल और केवल 11 वर्ण आते हैं। इसमें आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ ये आता है। इनमें से अन और आह को शामिल नहीं किया जाता। आपको पहले ही हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अन और आह जो है, इसमें से अन जो है अपने आप में वो आपका अनुस्वार है, जबकि आह जो है वो अपने आप में विसर्ग है। तो अन और आह अनुस्वार और विसर्ग को आगत स्वर कहते हैं। समझ में? आगत का मतलब आया हुआ। अच्छा, इसको अन इसलिए कहते हैं, अनुस्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अन है ये किसी भी वर्ण पर जाके लग जाता है। जैसे ये आप लगाएंगे तो आप तो लगा ही है, किसी पे भी जाके लग सकता है। ई पे इसकी बिंदी लग जाती है, ऊ पे भी लगती है, ए पे भी लगती है, ओ पे भी लगती है, औ पे भी, किसी पे भी लग जाती है, इसलिए अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार का मतलब अनुसरण करने वाला, यानी कि पीछे पीछे, ये किसी भी वर्ण के पीछे जाके ये बिंदी आपकी लग सकती है। ठीक है, इसमें देखिए ये सबकी मात्राएं हैं, आ की कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग देखें इसको उदासीन स्वर कहते हैं। दीर्घ आ की मात्रा ये है, इसके अलावा ई की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, ऊ की मात्रा ये है और ऊ की मात्रा ये है। री की मात्रा आप देख ही रहे हैं, ए की मात्रा है, इसके अलावा ए की मात्रा है, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, बाकी अन और आह दोनों की मात्रा है। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग समझ गए और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला चार्ट है आपका व्यंजन का। तो ये जो व्यंजन है इसको हम कई कॉलम में देखिए किस प्रकार से डिवाइड किए हैं। पहली बात तो वर्ग में, फिर उच्चारण स्थान में, उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, ये इस वर्ग का स्थान है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ और पांचवा स्थान। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम लोग देखें तो का, खा, गा, घा, अंगा ये व्यंजन है, इसीलिए प्रत्येक वर्ण के नीचे हल लगा है। आप देख ही रहे हैं, हलंत जिसको आप बोलते हैं। तो का से लेकर के आप देख ही रहे हैं माँ तक यहाँ पे लिखा है। तो हमारे जो मूल व्यंजन हैं वो का से माँ तक ही होते हैं। ठीक है, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 25। इसी मूल व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहे थे, हम आपको पहले ही समझा रखे थे। ठीक है, इसमें से का, खा, गा, घा और अंगा जो है ये अपने आप में का वर्ग से है और कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। बाकी चा, छा, जा, झा, य ये जो है ये अपने आप में चा वर्ग का है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से। ठीक है, टा, ठ, ड, ढ और अणा जो है ये अपने आप में टा वर्ग का है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ता, थ, द, ध और न, यहाँ तक ये जो 5 वर्ण हैं ये ता वर्ग के हैं। इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, यानी कि दंत बोला, उच्चारण स्थान दंत है। पा, फा, बा, भा और मा, ये जो पूरा पा वर्ग है, यानी कि पा से माँ तक ये पा वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान होंठ यानी कि ओष्ठ है। तो आप समझिए ये पूरा आपका वर्ग है, उच्चारण स्थान, बाकी ये आपके व्यंजन है। इसमें से आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक वर्ग का हमने आपको बताया था कि ये जो पहला और दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये अपने आप में क्या होता है, अघोष होता है, इसलिए 12 अघोष लिखवाया था। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ये सघोष होता है। यानी कि का, खा अघोष है, चा, छा अघोष, टा, ठा, ता, था, पा, फा ये सब क्या है, अघोष है। इसमें गा, घा, अंगा, जा, झा, य, डा, ढ, अणा,
दा धा न बा भा म, ये यहाँ तक क्या है, ये पूरा सघोष है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए अल्प प्राण के बारे में बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं अल्प प्राण, जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है इसको कहते हैं महाप्राण। तो का, गा, अंगा ये क्या है, अल्प प्राण है। बाकी खा और घा ये क्या है, महाप्राण है। ये आप समझ गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है अंगा, याणा, नामा, ये अपने आप में क्या है, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर हैं, इसलिए इसको पंचमाक्षर कहा जाता है। ठीक है, इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, इसलिए इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। और आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें या, रा, ला और वाह, ये जो या, रा, ला, वाह हैं इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ये भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। या, रा, ला, वाह ये अल्प प्राण है। और सा, सा और हा जो है, इसमें से सा ये जो है आपका महाप्राण है और अघोष है। और इसी सा और हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसमें से वा और हा जो है ये अपने आप में, यानी कि या, रा, ला, वा और हा ये सघोष है। बाकी आप समझ रहे हैं। इसके अलावा एक और है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है, छा, तरा, ज्ञा और सरा, या छा, तरा, सरा और ज्ञा। इसमें से ये संयुक्त इसलिए हैं कि दो वर्णों के मिल से बने हैं। जैसे छा की बात करें तो हल के साथ का और सा से मिल के बना है। तरा की बात करें ता और रा से, जबकि सरा की बात करें सा और रा से। इसके अलावा ज्ञा की बात करें तो जा और या से बने हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है आपका द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 ही है, एक डा और दूसरा ढा। तो मित्रों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ठीक है।